हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के लागू होने के क्या क्या कारण है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ती है, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड, जो क्वांटिटी लोग उसको खरीद रहे थे वो कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस कम होती है, जैसे ही मूल्य घटता है तो लोग ज़्यादा क्यों खरीदते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, लिंक से हटकर चलना, मतलब कि जो एक दिशा में चल रहे हैं उनसे हटकर जाना। मतलब क्या हुआ था, प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन एक्सेप्शन के केस में, अपवाद के केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा, तब भी लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, और प्राइस घटेगी मतलब मूल्य कम होगा तो उसके लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, मांग के नियम का जस्ट उल्टा। मांग का नियम क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, लेकिन मांग के नियम के अपवाद में क्या होगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के लागू होने के कारण। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने लिखा है रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लेकिन अपन इसे डिटेल्स में बाद में, सबसे लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो भी एकदम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में इसको बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। इसका एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। माना कि कोई उपभोक्ता है, राम है, ठीक है। राम क्या कर रहा है, उसके पास दो वस्तु है, एक्स और वाई। Y की प्राइस क्या है, 150 रुपए, 150 रुपए, और X की प्राइस भी कितनी है, 150 रुपए। लेकिन राम कौन सा प्रोडक्ट खरीदता है, राम खरीदता है Y वाला प्रोडक्ट। कौन सा खरीदता है, Y प्रोडक्ट राम खरीदता है। ये दोनों T है, क्या है, ये भी T है, ये भी T है, लेकिन ये हाई क्वालिटी की थी, ठीक है, इसकी भी क्वालिटी सेम लेवल की है, मतलब मगर खरीदता राम किसको है, Y को खरीदता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में इसकी वैल्यू जो 150 थी वो तो वो की वो है, इसकी वैल्यू अब क्या हुई पता है, इसकी वैल्यू हो गई 120 रुपए। कितनी हो गई, 120 रुपए। तो अब क्या होगा पता है, यहां पर राम क्या करेगा, इस Y वाली चीज के लिए X को प्रतिस्थापित करेगा। कैसे, क्योंकि अब ये जो X वाली वस्तु है ये इससे इसको क्या लग रही है, 30 रुपए सस्ती लग रही है। क्या लग रही है, 30 रुपए इसकी प्राइस कम लग रही है। तो वो क्या करेगा कि अब भाई चाहे तो ये भी है, इसकी भी 150 वैल्यू थी पहले, इसकी भी 150 थी, लेकिन अब ये क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। दैट्स व्हाई राम विल परचेज दिस आइटम इंस्टेड ऑफ दिस आइटम। राम क्या करेगा, 120 वाली आइटम खरीदेगा, क्योंकि यहां पर 30 रुपए की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसको डियर बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, क्योंकि जो महंगी वस्तु थी वो अब उसे कैसी नजर आने लगी है, सस्ती नजर आने लगी है। इस कारण से राम अब किसे खरीदेगा, वस्तु X को, न कि वस्तु Y को। पहले किसको खरीदता था, वस्तु Y को। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं डियर प्रतिस्थापन प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हम देखने वाले हैं आय प्रभाव कि इनकम का इफेक्ट कैसे होता है। देखो अब ध्यान से समझना, इनकम का इफेक्ट कैसे होता है इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स, इसके दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, दो। दोनों की जो स्कूल फीस है वो कितनी है, 10,000 पर ईयर। ये एनुअल फीस 10,000 इसकी, 10,000 इसकी। तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर एनुअल कितना होता है इसके, 20,000 का। कितना होता है, मतलब कि साल की 20,000 फीस जाती है। और ये जो मिस्टर एक्स है ये किसी कंपनी, ये जेड कंपनी है, कौन सी कंपनी, एक जेड कंपनी है, उसमें वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इनकी सैलरी वहां पर है 50,000 पर मंथ। कितनी है, 50,000 पर मंथ इनकी वहां पर क्या है, सैलरी। मतलब हर एक महीने की इनकी सैलरी कितनी मिलती है, वेतन कितना इनका, 50,000। अब बताओ मुझे, ये साल का फीस दोनों का मिलाकर कितना है, 20,000। मतलब इनकी सैलरी से कितना जाता है, 20,000 जाता है इनकी सैलरी से। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं आया, सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो नया साल आया था उसमें क्या कर लिया, स्कूल वालों ने फीस को, विद्यालय वालों ने फीस को आधा कर लिया। क्या कर लिया, आधा। अब बताओ यहां पर जो 20,000 जा रहे थे उसकी जगह स्कूल वाले ले रहे हैं इनसे 10,000 ही ले रहे हैं, मतलब दोनों के आधे हो गए। तो 5K टोटल मिला के कितने हो गए, 10,000। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो रहा है पता है, उपभोक्ता की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो अभी भी 50,000 ही है, लेकिन पहले 50,000 में से, उसके सैलरी में से 50,000 में से कितना हिस्सा जा रहा था फीस का, टोटल जा रहे थे 20,000। ये देखो 50,000 में से 20,000 किसका जाता था,
फीस का जाता था स्कूल का, तो पीछे कितना रहता था, सेविंग्स कितनी होती थी, 30,000 की सेविंग्स होती थी, ठीक है, 30,000 बच जाते थे। लेकिन अब डियर क्या होगा, सैलरी वो की वो फिर से 50,000 ही है, लेकिन अब उसमें से स्कूल फीस कितनी जाएगी डियर, अब उसमें से स्कूल फीस जाएगी 10,000, तो पीछे कितने रहे 40 के, कितने रह गए 40,000 पीछे रहे। अब बताओ यहाँ पर सेविंग कितनी हुई, पहले 30,000 रहते थे, अब उसकी जगह कितने रहने लगे 40,000, मतलब 10,000 की सेविंग्स हो गई। और बचत होने के कारण अब इस वो एक्स्ट्रा अमाउंट को कहां यूज कर सकता है, दूसरी आइटम्स को खरीदने में। इसको डियर बोलते हैं इनकम इफेक्ट या फिर क्या बोलते हैं, आय प्रभाव। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब ध्यान से समझना, ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव था और जो आय प्रभाव था, इन दोनों का मिक्सचर रूप, मतलब कि इन दोनों को जो मिला देते हो तो वो बनता है कीमत प्रभाव, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, मतलब कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को अगर आप जोड़ देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, कीमत प्रभाव। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करते हैं नए उपभोक्ता। भाई नए उपभोक्ता क्या होते हैं, देखो इसको ध्यान से समझना। माना कि मैं क्या कह रहा हूं, सैमसंग का फोन था, ठीक है, 20,000 उसकी रेट थी। अब आपकी सैलरी है महीने की 10,000, कितनी है 10,000। आप तो भाई वो सैमसंग खरीदना नहीं चाह रहे क्योंकि वो महंगा पड़ रहा है आपको, लेकिन अब सैमसंग वालों ने क्या कर लिया, वो जो सैमसंग 20,000 का था उसकी वैल्यू उन्होंने क्या कर ली पता है, उसकी वैल्यू उन्होंने 15,000 रख ली। कितनी कर ली, 15,000। तो अब क्या होगा, जिनकी सैलरी 10,000 महीने की है उन्होंने सोचा यार ये प्रोडक्ट तो सस्ता हो गया है, 5,000 से कम हो गया है, तो जो पहले ग्राहक उसको नहीं खरीद पा रहे थे उसकी महंगाई के कारण अब वो क्या करेंगे, उसको खरीदने आएंगे। क्यों, क्योंकि अब उनको क्या लग रहा है, वो सस्ता लग रहा है। मतलब कि जो ग्राहक पहले उससे दूर रहते थे कि नहीं यार ये तो महंगा प्रोडक्ट है, अब वो भी उसे खरीदने आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, नए उपभोक्ताओं का प्रवेश। जो पहले उपभोक्ता नहीं खरीद रहे थे वो भी खरीदने आएंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कोई शर्ट है, ठीक है, उसकी रेट कितनी है, 2,500 रुपए रेट है, ठीक है, आप देखने गए महंगा लगा आपको, लेकिन 10 दिन बाद आपको पता चलता है कि उस शर्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,500 रुपए हो गई है। कितनी हो गई, 1,500। अब आपको क्या लगेगा पता है, यार ये शर्ट तो सस्ता हो गया। क्या हो गया, सस्ता। पहले आपको जो प्रोडक्ट महंगा लग रहा था अब वो आपको सस्ता लगने लगा, तो पहले आप उसे नहीं खरीद रहे थे लेकिन अब आप उसे खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि अब आपके दिमाग बैठ गया कि यार ये प्रोडक्ट तो सस्ता है अपने लिए, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो पहले आप नहीं खरीद रहे थे, पहले आप उसके ग्राहक नहीं थे, लेकिन अब वहां जाकर आप खरीदोगे तो आप कौन से ग्राहक बन गए, नए ग्राहक बन गए। इसे बोलते हैं नए उपभोक्ताओं का प्रवेश। अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेशन के रीजन क्या है, कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, कि ऐसा क्यों होता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घटती है और प्राइस घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, ऐसा क्यों हो रहा है, अपन ये देख रहे हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, वस्तु के अन्य उपयोग। इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो वस्तु के अन्य उपयोग में क्या है, माना कि मैं एग्जांपल अपन लेते हैं, मोबाइल ले लिया, ठीक है, फिलहाल अपन मोबाइल का कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल। अपन उससे क्या करते हैं, कॉलिंग तो होती है नॉर्मल, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं, इंटरनेट यूज में लेते हैं, ठीक है, दुनिया भर के काम करते हैं। मतलब एक मोबाइल से बहुत सारे उपयोग में आ रहे हैं, लेकिन पहले मोबाइल का क्या उपयोग था, सिर्फ क्या करने का, कॉलिंग करने का और मैसेज का, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब लोगों को मोबाइल क्या नजर आता है कि भाई सस्ता प्रोडक्ट है, इससे बहुत सारे काम एक साथ में हो जाते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु का प्राइस कम होता है तो लोग क्या देखते हैं कि भाई इसके तो और भी ज्यादा कई सारे उपयोग है, तो इस प्रोडक्ट को अपन यूज करेंगे तो नुकसान नहीं है। क्यों, इसको और भी कई सारे प्रयोग में लिया जा सकता है। अब जरा और ध्यान से समझना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो दूध का एग्जांपल ले लो, पेरिशेबल गुड्स है, लेकिन आपको फिलहाल के लिए बता रहा हूं मैं। दूध है, ठीक है, उसके कितने सारे उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है। दूध का क्या कर सकते हो, दही बना सकते हो, मक्खन बना सकते हो, घी बना सकते हो, छाछ बनेगी, बहुत सारे उपयोग है। तो वस्तु क्या नजर आने लगती है, जैसे ही उसकी प्राइस कम हो जाती है तो अपन को लगता है अरे यार दूध तो ले लेते हैं, यूं नहीं कि खाली पीने के काम आएगा, इसको और भी कामों में ले सकते हैं। मतलब छाछ बन सकती है, दही बन सकता है, मक्खन बन सकता है, घी बन सकता है, सारे काम हो सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज है, तो आप उसको देखते हुए उसको क्या करते हो, यूज करते हो। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। यहां पर तो मैं आपको इतना शॉर्ट में बता दूं, पहले बात करते हैं कि सीमांत उपयोगिता, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता, ये होती क्या है। तो देखो इसको समझने के लिए आप ऐसा मानो कि किसी प्रोडक्ट से मिलने वाला आपको जो सुख है, उसकी जो उपयोगिता, उसका जो फायदा है, उसको क्या मानो, उपयोगिता। क्या मानो कि भाई इस चीज से, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मेरे लिए कब उपयोगी है, जब मैं इसको लिखने के काम में ले रहा हूं और ये लिखने के काम में आ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, उपयोगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको
यूज कर रहा हूं, उपयोग में आ रहा है, तो ये तो हो गई इसकी उपयोगिता। लेकिन अगर मान लो यहां पर मेरे पास एक मार्कर है तो उसका बेस्ट यूज होगा, 2 मार्कर तो और अच्छा यूज होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा मार्कर जब मैं यूज करने शुरू करूंगा तो एक टाइम के बाद वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, फालतू की चीज हो जाएगी, वेस्टफुल थिंग्स हो जाएगी, मतलब उसका उपयोग मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा, मतलब और भी मेरे लिए वो नुकसान होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कोई अपने खुदाई के लिए, कार्य के लिए कुछ लोग बुलाए, ठीक है, वो कुछ खुदाई कर रहे हैं वहां पर, अब वहां पर 2 लोगों की जरूरत थी, 2 लोग बुला दिए, अच्छे से खुदाई हो रही है, वहां पर एक और बुला दिया तो थोड़ा काम फास्ट होने लगा, लेकिन एक और बंदे को बुलाया, एक आदमी और वहां पर आके खुदाई कर रहा है, फिर एक को बुलाया, अब क्या होगा पता है, वो काम जो जल्दी होने वाला था वो अब क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे होगा। क्यों? अब वो मजदूर, अब जो वो लेबर है वो क्या करेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे। इसलिए क्या होता है यहां पर से ये बातें क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करना शुरू करते हो तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, उसके जो फायदे है वो धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे? मान लो मैंने आपको एक बनाना दिया या फिर एक सेव दिया, ठीक है, पहला सेव दूंगा आपको अच्छा लगेगा कि यार अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है, खाने में अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, 2 सेव और दिए और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर एक और सेव दिया, फिर आपको लगेगा यार बोर हो रहे सर, फिर एक और सेव दिया, अब तो सर मन भर गया, अब और सेव नहीं खाने हमारे। लेकिन अगर मैं वहां पर प्रोडक्ट चेंज कर लूं, अब उसकी जगह मैं आपको मान लो दे दूं अपने बादाम दे दूं, आपको अच्छी लगेगी, फिर वापस मैंने आपको बनाना दे दिया, केला दे दिया, अच्छा लगेगा। क्यों? यहां पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज करते हो तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर फिलहाल क्या है, यहां पर ऐसा मान रहे हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि एक उपभोक्ता तभी तक, मतलब उसी लेवल तक किसी प्रोडक्ट पर खर्चा करता है, उसको कंज्यूम करता है जिस लेवल पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाती है, प्राइस के बराबर। मतलब जितना वो मूल्य चुका रहा है, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता के बराबर है उतना वो मूल्य चुकाएगा। लेकिन अगर मान लो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो अपन क्या देखते हैं, वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस वक्त उपभोक्ता को लगता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिल रही है वो क्या है, कम मिल रही है। क्या मिल रही है? कम। तो उसको बराबर करने के लिए वो क्या करता है, उस पर कम स्पेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो उसके कम थी, क्या थी, कम थी प्राइस से, अब वो क्या हो जाएगी, जैसे उसका कम स्पेंड करेगा, मतलब मूल्य बढ़ने के कारण अब वो कम खरीदेगा, तो एक लेवल के बाद क्या होगा, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी थी, जो ये ज्यादा थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बराबर, किसके, प्राइस के। तो वहां पर आकर वो लेवल क्या, ये कौन सा नियम कहलाता है, ये कहलाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। कि मतलब जब आप किसी वस्तु को बार बार उपयोग करते हो, उसका उपयोग में लेते हो, तो उसकी धीरे धीरे उपयोगिता क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने पहला रीजन क्या देखा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको हम डिटेल्स में बाद में फिर से देखेंगे, इसलिए आपको फिलहाल इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे, मांग के नियम के लागू होने के कारण। अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि मांग के नियम के अपवाद। अब जरा ध्यान से समझना, मांग के नियम के अपवाद मतलब क्या। यहां पर डियर क्या होगा पता है, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा फिर भी लोग उसे खरीदेंगे, मतलब प्राइस बढ़ रही है फिर भी लोग खरीदेंगे, और प्राइस कम होगी तो कम कर देंगे। मतलब कि क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। प्राइस बढ़ रही है, पहले क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रही थी तो कम खरीद रहे थे, और प्राइस कम हो रही थी तो ज्यादा खरीद रहे थे। लेकिन अपवाद के केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी तो और ज्यादा खरीदेंगे, और प्राइस कम होगी तो कम खरीदेंगे। तो सबसे पहला अपन देखते हैं गिफिन गुड्स। गिफिन वस्तु है, क्या लिखा हुआ, गिफिन वस्तु। सर ये गिफिन वस्तु तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं सुना भाई, कई सारी चीजें देखी है, नेसेसरी आइटम्स है, लग्जरी गुड्स है, ये तो सुना। ये गिफिन गुड्स क्या होता है, गिफिन वस्तु तो समझना। ये जो गिफिन वस्तु, ये जो कॉन्सेप्ट है गिफिन गुड्स, ये किसने लाई थी, ये लाई थी सर रॉबर्ट गिफिन ने, ठीक है। इसलिए वस्तुओं को कौन सा नाम दिया गया, गिफिन गुड्स। अब जो इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, मतलब कि निकृष्ट वस्तु है, मतलब कि जो लो क्वालिटी का जो गुड्स है, जो सामान है, जो वस्तु है, उनको क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स। मतलब कि देखो यहां पर समझना आप, जैसे मान लो व्हीट लो, ठीक है, गेहूं, राइस, ठीक है, चावल, ये कैसे है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है, इनको सब खाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या खाते हैं, बाजरा, मक्का, मेज, मिलेट, ये खाते हैं। तो वो क्या है, उनके लिए भाई सबसे बेस्ट आइटम है, ठीक है, भाई हमको तो ये मिल गया, हमारे लिए काफी है। लेकिन अब समझना, जैसे ही मक्के की वैल्यू कम होती है, बाजरे की वैल्यू कम होती है, उसे वो लोग क्या खरीदेंगे पता है, उसे वो लोग कम खरीदेंगे। क्यों, अब वो सस्ता हो गया है, तो उसका वो पैसा जो वो सस्ता हो गया है, तो उनके पैसे कम लग रहे हैं वहां पर, तो अब वो उसको कहां स्पेंड करेंगे, वो खरीदेंगे गेहूं, वो खरीदेंगे चावल के। चलो भाई अब चावल खाते हैं क्योंकि अब तो बाजरा सस्ता हो गया है। लेकिन अब दूसरा केस समझो, जैसे ही मक्के की वैल्यू बढ़ गई, बाजरे की वैल्यू बढ़ गई, तो अब उनको गेहूं और जो चावल थे वो तो और ज्यादा महंगे नजर आएंगे। तो वो क्या करेंगे कि चलो भाई अपन बाजरा ही खाते हैं, अपन मक्का ही खाते हैं, क्योंकि अब वो उनके लिए क्या है, महंगा प्रोडक्ट बन गया है। तो
ये कौन सी कैटेगरी हो गई गुड्स की? इंफीरियर क्वालिटी वाले गुड्स, मतलब कि निकृष्ट वस्तुएं हो गई। तो उनका मूल्य जब बढ़ता है तो और ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं, और जब उनका मूल्य कम हो जाता है तो उनको लोग कम खरीदते। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये प्रतिष्ठापक, क्या लिखा हुआ, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। सर ये क्या होती है? देखो बच्चों, प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं का मतलब हो गया ऐसी आइटम्स, ऐसी चीजें जो आप खरीदते हो शो ऑफ के लिए। शॉर्टकट भाषा में समझाओ तो कैसे? दिखाने के लिए, देखो भाई हम तो अमीर है। देखो एक बात समझाता हूं, आईफोन है, ठीक है, आईफोन की वैल्यू बढ़ती है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईफोन यूज करने वाले कि अब हम आईफोन यूज नहीं करेंगे। मतलब एप्पल का जो आईफोन आता है, क्यों? उसमें ये होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो और उसे लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा वैल्यू पे ज्यादा खरीदते हैं उसको। इसको बोलते हैं प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। अमीर लोग होते हैं उनमें क्या होता है पता है? जैसे मान लो हीरा है, डायमंड है, ठीक है, गोल्ड, ज्वेलरी, जैसे उनकी प्राइस बढ़ती है तो लोग उसे और ज्यादा खरीदते हैं। और अमीर लोग क्या करते हैं, अगर गोल्ड की प्राइस कम हो जाती है तो उस टाइम नहीं खरीदते, क्योंकि उनकी शान और शौकत में कमी आ जाती है कि यार सस्ते पे तुम तो गोल्ड खरीद रहे हो। तो जैसे ही आइटम्स की प्राइस बढ़ती है लोग इन्हें ज्यादा खरीदते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर उल्टा रिलेशन देख रहे हैं। उल्टा रिलेशन मतलब लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं कि यहां प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जैसे ही प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब हम बात करेंगे वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। इसको बड़े ध्यान से समझना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। के भाई अब इसको ध्यान से समझना कि फ्यूचर में ये जो आप गुड्स खरीद रहे हो इसका मूल्य बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। आप एग्जांपल लीजिए मेरे मार्कर का, ठीक है, मार्कर मान लो ये 20 रुपए का है, ठीक है। अब मुझे पता चल जाए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो मार्कर है 20 रुपए का है, इसकी मार्केट में वैल्यू 1 महीने बाद 50 रुपए होने वाली है। कितनी होने वाली है? 50 रुपए। तो आप बताइए, आपकी जगह, मेरी जगह आप भी होते तो आप क्या करते? आप मार्कर का पहले स्टॉक लाकर खरीद लेंगे। क्यों? आपको पता है कि भाई 1 महीने बाद भी मुझे तो पढ़ाना है ही है, तो पहले से ही क्यों ना मैं मार्कर लाके खरीद कर रख दूं, क्योंकि वरना मुझे बाद में 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और समझदार इंसान क्या करेगा, जब उसको पता है कि भविष्य में मूल्य बढ़ने वाले हैं तो पहले ही खरीद लो। अब इसका जस्ट उल्टा देखो, अगर आपको लगता है कि भविष्य में मूल्य कम होने वाले हैं, क्या होने वाला है? भविष्य में मूल्य कम होने वाले, तो आप क्या करेंगे पता है? उस प्रोडक्ट को जो आप खरीदने वाले थे उसको खरीदोगे, उसको क्या करोगे, थोड़ी टाइम के लिए रोक लोगे। कैसे? अब मुझे पता चला कि ये मार्कर मेरे 20 रुपए का है, ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद इसकी प्राइस होने वाली है 5 रुपए। कितने होने वाली है? 5 रुपए। तो अब जब मैं ज्यादा खरीदने वाला था, अब जब मैं मार्केट में लेने जाने वाला था मार्कर, अब मैं क्या करूंगा, खुद को स्टॉप कर लूंगा कि भाई रुक जाओ दीपेश। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद तो वैसे भी इनकी रेट कितने होने वाले? 5 रुपए। तो क्यों ना 1 महीने बाद खरीदा जाए, मेरे पास तो ऑलरेडी फिलहाल पड़े हैं। तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि अगर बंदे को, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो वो क्वांटिटी की डिमांड क्या करता है? ज्यादा करता है। और अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में वस्तु की जो प्राइस है वो घटने वाली है, तो क्वांटिटी की डिमांड क्या कर देता है? कम कर देता है। इसे डियर क्या बोलते हैं? वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। तो इस प्रकार से ये था तीसरा अपवाद। अब हम आते हैं चौथे पर, उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणा। ये तो अलग ही पॉइंट है। कैसे पता है? गलत धारणा है, समझना आप कैसे। मान लो मैंने बोला, अरे बच्चों सर, किसी बच्चे ने पूछा सर ये मार्कर कितने का है? मैंने बोला 100 रुपए का। बेटा कितने बोला? 100 रुपए का। सर तो यार जोरदार हो, 100 रुपए का मार्कर यूज करते हैं। दूसरे दिन को बच्चा आया, उसको वो लेके आया कि सर ये मार्कर कितने का है? मैंने कहा 5 रुपए का। वो बच्चा आप देखने लगा है कैसे सस्ते से, अरे यार देखो 5 रुपए का मार्कर यूज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है पता है? लोगों की धारणाएं बैठी हुई है कि अगर वो प्रोडक्ट महंगा है, अगर किसी चीज के लिए आपने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए कम पैसे दे रहे हो, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है? लोअर क्वालिटी की है। आप इसको समझ लो, मान लो कार्बन का फोन है, ठीक है, पहले जो आते थे कार्बन मैक्स वगैरह, तो आपने कार्बन का फोन खरीदा, ठीक है, आपने उसके 50,000 दिए। अरे यार ये तो प्रोडक्ट जहां शानदार है, एक नंबर प्रोडक्ट है। एप्पल का अपन आईफोन ले लेते हैं, उसका 1.5 लाख भी बंदा देता है, 1 लाख भी देता है, तो दिल नहीं दुखाता है कि भाई क्वालिटी है। यहां पर तो क्वालिटी के आपने पैसे दिए। और अगर मान लो कोई एमआई का फोन का, ये जो रेडमी का फोन आता है, उसके कोई 50,000 दे के आ जाता है, या फिर मान लो 20,000 का फोन है, 20,000 भी देते हैं, अरे यार क्या ये सस्ता प्रोडक्ट लिया। क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है? महंगा प्रोडक्ट मतलब अच्छी क्वालिटी, सस्ता प्रोडक्ट मतलब लोअर क्वालिटी। तो यहां पर क्या होता है? जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं, और जैसे किसी वस्तु की प्राइस कम होती है उसको कम खरीदते हैं। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। अब आते हैं लास्ट पर, अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स। भाई आवश्यक वस्तुएं होती कौन सी है? अनिवार्य वस्तुएं होती कौन सी है? देखो देसी भाषा में समझो आराम से। दवाई होती है, मेडिसिन होती है, इंसान मरेगा ना तो उसको यूज करनी है।
अब आपके अगर सर दर्द है, पेट दर्द है, जो भी दुख रहा है, माथा दुख रहा है, पेट दुख रहा है, दवाई नहीं लोगे। अब मान लो उस दवाई की, उस वस्तु जो मेडिसिन है, जो टेबलेट है, उसकी रेट है 20 रुपए, कितनी है, लेकिन वहां पर उसने बोल दिया 40 रुपए, तो आप क्या बोलोगे, नहीं यार सो दुखता मेरे तो माथा, मेरे को तो नहीं खरीदनी। नहीं, आप उस वक्त मेडिसिन, वो जो टेबलेट है, आप उस पर्टिकुलर टेबलेट को खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी नेसेसरी बन गई है, आपकी नेसेसिटी बन गई है, आवश्यकता बन गई है। और जो आवश्यक वस्तु है उसको इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा, भले उसका मूल्य बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उसको खरीदना जरूरी है। तो कह सकते हैं हम कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग के ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या क्या सीखा डियर? आज हमने सीखा कि मांग के नियम के लागू होने के कौन कौन से कारण हैं और ऐसी कौन कौन से केस है या फिर ऐसे कौन कौन से मामले हैं जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, या फिर मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।